हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर सी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगा आरएस मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग पर। और इस चर्चा का जो संदर्भ है वो पिछले दिनों जो आपसे एक चर्चा की श्रृंखला चल रही है कि आरएस में जो अभी ट्रेंड चल रहा है जिसमें इतना कम स्कोर जा रहा है और स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसमें एक विशेष पहलू था कि वो जो मैटर जो आप पढ़ते हो उस मैटर के भीतर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही तरह का मैटर आप पढ़ते हो। और दूसरा इसकी एक वजह और सामने आई, वो सामने ये आई कि ज़्यादातर विद्यार्थी मैटर एक पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो आंसर लिखने के जो तरीके हैं वो भी जैसे मशीनीकृत आर्टिफिशियल तरीके से एक ही तरह की डिजाइनिंग, और उसमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। वो ये मिल रही है कि उनके भीतर सभी विद्यार्थी डायग्राम्स का प्रयोग कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं। अब ये मैंने थोड़ा पता किया कि ये इस तरह के आंसर क्यों आ रहे हैं, तो इसके पीछे जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे आप ही लोगों ने बताया वो ये कि आपको किसी विशेष प्रकार की संस्थाओं ने या जो जो पूर्व सेलेक्टेड विद्यार्थियों ने कभी कुछ कहा होगा। अब किस संदर्भ में कहा ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी कुछ बातों को आपने अडॉप्ट करके वही ट्रेंड चल गया। और भारत में क्या दुनिया में भी ऐसा ही ट्रेंड है जहाँ मनुष्य है वह कि एक बार कोई हवा बह गई है तो कोई अपने विवेक और अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग तो करता नहीं है। जैसे सब लोग चल रहे और कह रहे हैं, बिना जांच परीक्षण के उसी चीज को अडॉप्ट करते हुए चले जाते हैं। तो मैं उसमें आपकी गलती नहीं मानता, ये एक मानव स्वभाव है, होता है। मैं आपको मेरे कुछ अनुभव जो लंबे समय से सिविल सर्विसेज की आपकी तैयारी में, मेरी खुद की तैयारी में जो मैंने सीखा है, आप लोगों से सीखा है, और आंसर राइटिंग से तो मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास अगर ज़्यादातर विद्यार्थी जुड़े भी हैं तो वो इसी एक संबंध से मेरे पास सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी जुड़े रहे हैं। तो मैं आज आरएस मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन पे चर्चा तो करूँगा, लेकिन पहले ही मैं एक बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि आंसर राइटिंग एक स्किल है। उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल, हम कहें कि प्रिंसिपल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। लेकिन चीज़ें आपके प्रैक्टिस में या आपके कॉपी में तभी उतरेगी जब आप इन बातों को रुचि लेकर के बार बार अभ्यास करेंगे और खुद की क्रिएटिविटी का भी आप प्रयोग करेंगे। ये मैं बहुत पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो बता रहा हूँ वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है। आप इनमें से कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन होता है तो आप उन्हें अडॉप्ट कीजिए, और अगर नहीं लगता है तो वहीं आप उसे छोड़ सकते हैं। तो मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ कि एक बेहतरीन उत्तर लेखन कैसे पॉसिबल है, एक बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। तो ये एक टॉपिक लिया है और इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा उत्तर क्या हो, तो हम आगे चल के चर्चा करेंगे 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों की, कि उनकी स्ट्रेटजी क्या हो। लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल एक आंसर अच्छे क्या कैसे होते हैं उनकी बात करता हूँ। तो एक अच्छा उत्तर क्या हो, तो एक ये बात आप सुनते ही हो कि एक बेस्ट आंसर वो होता है जो बेसिकली आपके प्रश्न की मांग के अनुरूप हो और मांग को पूरा करे। ये दो बातों में फर्क है। मांग के अनुरूप यह है कि सवाल जिस क्रम में मांग करता है, और मांग को पूरा है कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो मांग पूरा कर दो। तो बेहतरीन चीज जो सबसे सही सटीक बात बैठी वो मुझे लगता है कि एक सही उत्तर वो हो जो प्रश्न की मांग के अनुरूप हो। लेकिन इससे कैसे किया जा सकता है, तो इसका तरीका यह है कि आप प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ो कि इस सवाल के इतने टुकड़े होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जनरली जब हम पीएससीज की कॉपीज को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसके भीतर हर सवाल के टुकड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का है और 5 नंबर वाले सवाल में 3 बातें पूछी है, तो फिर 1 2 2 या 2 1 2, तो जिसने जो बात लिख दी उसको उस हिसाब से अंक दिया जाता है। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आजकल तो आरपीएससी में जो कॉपी होती है वो स्कैन होके आती है और एक सवाल को एक ही एग्जामिनर चेक करता है, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह स्कोर देते हैं। तो जो जितना उस प्रश्न की मांग को लिखा और उस फॉर्मेट में उसी क्रम में लिखा, तो मांग उसको टुकड़ों में तोड़ो
और फिर जिस क्रम में पूछा है उसी क्रम में उसको क्या कर दो, आंसर रख दो। एक तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि प्रश्न के जो अंतिम शब्द होते हैं, जैसे विश्लेषण करो, व्याख्या करो, आलोचनात्मक परीक्षण करो, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए और वो उसकी मांग है तो उनके अनुरूप देखिए। इनमें शब्दों का ज्यादातर विद्यार्थियों को पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे मूल्यांकन करो या विश्लेषण करो, तो इसमें गुण और दोष दोनों को बराबर रखो। और जैसे आलोचनात्मक परीक्षण करो या आलोचनात्मक विश्लेषण करो, यहाँ क्रिटिकल पक्ष को मतलब आलोचना को या दोष को ज्यादा रखना होता है और उसके गुण को संक्षिप्त कर देना है। लेकिन इस तरह के सवालों में जो निष्कर्ष लिखते हैं उसकी जरूरत नहीं है, निष्कर्ष के साथ सुझाव लिखो। तो एक ये भी चीज है। टिप्पणी करो, इस तरह के सवाल आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स। तो उसके भीतर जो फैक्चुअल स्थिति है या करेक्टरिस्टिक्स है, उनको बहुत सरलीकृत भाषा में समझाते हुए अपना ओपिनियन देना होता है, क्योंकि आपको टिप्पणी करनी होती है। तो अपना मत दीजिए उसके भीतर। परीक्षण कीजिए, नहीं एग्जामिन में क्या होता है कि सारे डायमेंशन को देखना होता है कि आपने कितने डायमेंशन लिए। तो हम जब आंसर उसका डिजाइन करते हैं तो वो डायमेंशन लिखते हैं उसके भीतर की। स्टूडेंट ने मान लीजिए इसके 5 डायमेंशन है, अब आपने 3 ही लिखा या 2 ही लिखा, तो ऐसे इसका परीक्षण करो। महत्व, प्रभाव, प्रकृति स्वरूप। प्रकृति स्वरूप में बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं उसकी। महत्व के भीतर उसका इंपॉर्टेंस, प्रभाव के भीतर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। और इसे आप 2 तरह से बांट सकते हो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, तो फिर और भी ज्यादा प्रभावी उत्तर बन जाता है। तो ऐसे करते हुए इन शब्दों को बारीकी से समझना चाहिए और उसके अनुसार अपना आंसर का जो फॉर्मेट है वो डिजाइन करना चाहिए। चलिए मैं कुछ और बातें भी इसमें थोड़ी सी साझा करना चाहूँगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मित्रों, आपका कंटेंट होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या सजाते हो, क्या डायग्राम देते हो, कैसे बनाते हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि कभी कभी तो इरिटेट करता है कि ये क्या लिखा है। आप तो उसे लिख करके बड़े खुश हो रहे हो कि देखिए मैंने बड़ा अलग तरीके से पेश किया। कंटेंट क्या लिखा है, क्वेश्चन की मांग के अनुरूप कंटेंट लिखा है क्या। तो आप इसमें कम से कम जो ये ट्रेंड चल पड़ा है आपका कहाँ से चला है, कौन आपको गवर्न करता है, कौन ये शिक्षा दे रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसका महत्व तो नहीं है। ये मेरी बात को आप सीरियसली ले सकते हैं। इस बात को महत्व कंटेंट का होता है। तो आप क्या करें कि जो आपका कहा कि जो अनावश्यक बॉक्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो न लिखे। बड़े आंसर्स जो 100 शब्दों वाले हैं उसमें निष्कर्ष लिखने का ट्रेंड है। तो निष्कर्ष जैसी चीजों की इतनी गुंजाइश रहती नहीं है कि आप कंक्लूजन क्या दो, निष्कर्ष के साथ सजेशन दो, फ्यूचर का उसका डायरेक्शन बताओ। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका ये बताओ। तुलना अगर करनी हो तो हमेशा सारणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरा पैराग्राफ वाइज पढ़ के तुलना कुछ समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी चीजों में सारणी प्रयोग करो। एक मैं ये 2 चीजें जो लास्ट की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं हमेशा से कहता हूँ और आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तब भी मैं बताता हूँ कि अपने आंसर के डायमेंशन अगर आपको समझना है तो सिस्टम अप्रोच को प्रयोग करो। सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है कि एक सिस्टम के कई सब सिस्टम होते हैं। मतलब एक सवाल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और उसके वातावरण मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, ये जो वातावरण होता है ना मित्रों, उसका इस पे कनेक्शन बनाओ, उसका उससे रिलेशन स्थापित करो। तो आपको पता लगेगा कि एक सवाल के कई डायमेंशन पैदा हो गए। तो एक आंसर राइटिंग में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं कहता हूँ इस सिस्टम को, है तो ये पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी का, लेकिन इस विधि को प्रयोग करें। मैं एक और चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मेरे अपने सब्जेक्टों के संदर्भ के अनुभव ही ज्यादा बता रहा हूँ। जैसे इंडियन पॉलिटी और IR है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, जो मैं आपको करवाता हूँ और जिसका मेरी ऐप पे रिकॉर्डेड कोर्स भी जो मैं आपसे लाइव लिया हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं उन्हीं के संदर्भों को ज़्यादा देख रहा हूँ। इनमें मैं इतिहास
के लेखन पे हालांकि नियम तो यही लागू होते हैं, लेकिन मैं उसकी बात मेरी इतनी लागू नहीं होती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग चीज़ होती है, और जैसे ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में अलग पक्ष होता है। लेकिन पेपर 3 पूरा है और पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो ऐसे मैं ये मानता हूँ कि वैसे सभी पे प्रिंसिपल लागू होते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे एथिक्स है, अच्छे उदाहरण दो उसके भीतर, अपने आंसर में रेफरेंस लिखो, कैसे बेहतरीन आंसर बनाया जाता है, संदर्भ लिखो, और किस लेखक का नाम है तो उस लेखक का नाम लिखो, कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट का नाम लिखो। भले ही उस रिपोर्ट के सही कंटेंट है नहीं, लेकिन रिपोर्ट का नाम लिखने से आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रिपोर्ट का मोटा मोटा संदर्भ, जैसे सेकेंड ARC का आप रेफरेंस देते हैं कि एथिक्स में लिख रहे हो तो सेकेंड ARC की जो 4th रिपोर्ट है उसको कोट करते हुए कोई बात लिख रहे हो। अब भले ही उस सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट में वो चीज़ थोड़ी बहुत इधर उधर भी है तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंस से बात की है। इसी तरह से आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेदों का प्रयोग करो। अनुच्छेदों का प्रयोग ऐसे नहीं कि इस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है, आप अपनी बात को लिखते हुए चले जाइए, और जो आर्टिकल जिस संदर्भ में जुड़ता है उसको बाद में ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये होता है तरीका। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बात लिख रहे हो, कि आप कोई बात लिख रहे हो और कोई बात वहां से जुड़ गई है, तो फिर क्या करो कि यहाँ पे मान लीजिए कि अनुच्छेद 14 से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 14 आपने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये एक तरीका होता है। कोई कानून है, नहीं कोई बात कर रहे हो, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से संबंधित कानून कौन कौन से हैं, तो कानून जो है रिजर्वेशन के या दूसरे महिलाओं से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, उन कानूनों का क्या दीजिए, संदर्भ दीजिए। तो इस तरह से अपने आंसर में केवल क्वेश्चन की मांग को पूरा करने के साथ साथ जो इंटरनल कंटेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मेरी एक जो मैंने अभी तक जो बातें बताई कि आंसर राइटिंग के समय सवाल की मांग के अनुरूप अपना उत्तर लिखें। उसके भीतर जो मैंने दूसरी चीज बताई कि मांग के साथ साथ जो उसके भीतर के जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड करें और उनको ऑर्डर वाइज लिखें। अनावश्यक डायग्राम मत दो, अनावश्यक किसी ने कह दिया और वैनारिक दे रहे नहीं। सवाल के कंटेंट पे आप फोकस करें, जो पीछे जो शब्द लिखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ें, सवाल को ध्यान से पढ़ के उसको टुकड़ों में तोड़ लें, और फिर आप सिस्टम अप्रोच को लागू करके उसके डायमेंशन को डेवलप करें। अच्छे एग्जाम्पल्स दे, आर्टिकल्स दे, रिपोर्ट दे, संदर्भ दे, तो आपके क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो उभरती हुई चली जाएगी। थोड़ी सी चर्चा मैं ये करता हूँ कि थोड़ी रणनीति इस पे भी करते हैं कि जो 15 शब्दों वाले सवाल है, मित्रों ये 15 शब्दों वाले सवाल में स्कोर तो अच्छा आने की संभावना है, लेकिन इसमें बहुत क्लियर है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है। इन सवालों के भीतर आप अनावश्यक समय मत खराब कीजिए। इसमें मेरा ये मानना है कि पहला राउंड में सिर्फ फटाफट वो सवाल कर दीजिए जो आपको आता है। जो नहीं आता है उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो आता है, मान लीजिए कोई तथ्यात्मक सवाल है, तो उस तथ्यात्मक सवाल में केवल और केवल आप वो तथ्य लिखिए। जैसे 2 बात पूछी, 2 बुक्स का नाम पूछा तो 2 बुक्स लिखिए, ऊपर नीचे कुछ नहीं। 2 विशेषता पूछिए तो 2 विशेषता लिखिए, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितना पूछा जाए वो फैक्ट लिख दीजिए, सिर्फ वही तथ्य लिखिए। परिभाषा वाले सवाल में जैसे कई बार होता है कि इसको स्पष्ट कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा के साथ साथ में संबंधित विद्वान या रिपोर्ट का नाम अगर उससे रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कि डिसीजन मेकिंग तो हर्बर्ट साइमन का नाम लिखिए, ब्यूरोक्रेसी तो मैक्स वेबर का नाम लिखिए, नहीं आदेश की एकता तो हेनरी फ्योल का नाम लिखिए, कोई और सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आती है तो सरकारी आयोग या मुंशी आयोग का नाम लिखिए। तो वो रिपोर्ट का संदर्भ दीजिए, क्यों विशेषताएं, क्यों क्या ऐसे जो सवाल आते हैं उनमें आप 2-3 लाइन लिखने की बजाय 3 पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट लिखें, मैक्सिमम 4 पॉइंट। तो ये एक 15 शब्दों वाले हैं। 15 शब्दों का मतलब ये नहीं होता 15 शब्द नाप के होता है, वो जो जगह खाली रहती है एक तरह से 4 लाइन के आसपास, उसमें पूरा भरने की भी जरूरत नहीं होती। 4 पॉइंट आप लिख देते बहुत होता है, 3 पॉइंट में भी सफिशिएंट है। जो 50 शब्द हैं उनके लिए मेरा ये मानना है कि 50 शब्दों वाले सवाल में सवाल के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं, कभी कभी एक होता है, लेकिन 2 हिस्से ज्यादातर सवालों में 2 पार्ट में ये बांट करके मार्क्स दिए जाते हैं।
कि एक कंटेंट का एक पार्ट, दूसरा पार्ट। तो सवाल के दो हिस्सों को आइडेंटिफाई करो पहले तो, और आइडेंटिफाई करने पर आप क्या करें कि ये जो इस तरह का दो तरह से आते हैं। मोस्टली मेरा इसमें सजेशन है कि इसमें आंसर आप पॉइंट वाइज ही रखना चाहिए इसमें, जो 50 शब्दों वाले में। लेकिन अगर कोई लेख लिखवा रहा है या स्पष्ट करवा रहा है तो फिर पैराग्राफ लिखे। कोई एक तरीका नहीं, ज्यादातर जहां तक कोशिश हो 50 शब्दों वालों में 5 या 6 पॉइंट लिखना चाहिए, तो पॉइंट वाइज आंसर दे। अगर कोई अंतर पूछा है तो फिर सारणी में ही उत्तर दे इसमें कि, और 5 अंतर लिखिए, उसमें ज्यादा नहीं। आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और उदाहरण इसमें आपको देना चाहिए। 100 शब्द सबसे ज्यादा ट्रेजेडी यहाँ आप लोगों के साथ में। 10 नंबर में से ज्यादातर 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक ही आते हैं, और इसमें गुंजाइश है 8 नंबर तक, 8.5 तक ये स्कोर जाने की संभावना रहती है। तो जो 100 शब्दों वाला क्वेश्चन है उसमें कम से कम 5 पैराग्राफ्स बनाना चाहिए। एक थोड़ी सी भूमिका से लेके स्टार्टिंग के कंटेंट लिख दें, दूसरा थोड़ा मेन बॉडी, तीसरे में पक्ष, चौथे में विपक्ष, या तीसरे में विपक्ष, चौथे में पक्ष, और पांचवें में सजेशन के साथ कंक्लूजन। और इस तरह के आंसर को पैराग्राफ और पॉइंट वाइज का मिक्स रूप होना चाहिए इसमें। और अगर कोई डायग्राम वगैरह आप जो सोचते हैं तो वो इस तरह के आंसर में थोड़े से ठीक लगते हैं वो। तो उसमें क्या करें कि हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के सवाल के कम से कम 3 या 4 पार्ट होते हैं, वो ध्यान देखना है। सवाल को अगर बार बार फट कर, थोड़ा सा गौर से फट करके 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, और उसके 3 या 4 पार्ट उनको निकालो, और निकाल करके फिर प्रश्न को गहरे से समझ करके फिर लगभग 5 पैराग्राफ कम से कम, मतलब एवरेज मैं मानता हूँ कि सबसे सही तरीका 5 पैराग्राफ बनाओ। और इस तरह के सवालों में मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल देना, आर्टिकल्स, रिपोर्ट, ये ज्यादा से ज्यादा आप डालते हो तो ये यहाँ गुंजाइश होती है। फिर पक्ष विपक्ष में जो जैसे शब्द का पीछे का टैग है उसके अनुसार प्रयोग करते हुए निष्कर्ष के साथ ही सुझाव लिख दीजिए। तो ये मैंने कुछ आपको, एक आंसर राइटिंग मैंने बताया कि एक स्किल है, लेकिन थोड़ा चीज जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में अब 3 महीने का ही समय है, तो एक आपका जितना आप आंसर राइटिंग ये करेंगे, लेकिन ये सुपरविजन के भीतर करेंगे तो फायदा है। वो एक मैं चीज बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो विशेष कोचिंग के भीतर जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें स्कोर तभी आता है जब आप उस कोचिंग विशेष का मैटर उस टेस्ट में लिखते हो, और आप उस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाते हो कि मेरे टेस्ट में स्कोर बढ़िया है। फाइनल सिलेक्शन की तो आपको मतलब उस समय दिखती नहीं है, लगता है कि ये टेस्ट में स्कोर ही आपका जो है रैंक डिसाइड करेगा, और टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये भी मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन वो जो उनकी नोट्स, जो उनके टीचर जो बताते हैं नोट्सों में भी कि इस तरह से आंसर देना चाहिए, इसका ये उत्तर हो, उसमें दिक्कत है। आपको अपनी क्रिएटिविटी का और दूसरी चीजों का फिर वहां प्रयोग करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। जबकि आंसर राइटिंग तो मैंने बताया कि उसमें क्रिएटिविटी होती है, वो तो स्किल होती है। मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, लेकिन कई बार जब वो इन टेस्टों में स्कोर देते हैं, मैं खूब बढ़िया आंसर राइटिंग डिजाइन करके बताता हूँ, वहां उनको नंबर ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके नंबर देने का क्राइटेरिया अलग है मित्रों, ध्यान देने वाली बात है। इसलिए एक सुपरविजन के भीतर मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो जो हमेशा से जिन सेगमेंट पे पहले तो ज्यादा करता था, लेकिन 3 सेगमेंट पे मैं काम करता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और इंडियन पॉलिटी और आईआर वाला पार्ट, व्यवहार और विधि ये भी मैं बता देता हूँ। उसके भी कुछ लेक्चर तो मेरे लिए हुए हैं, और देखता हूँ मैं ये भी इसी में जोड़ दूंगा। और एक जनरल इंग्लिश का पहले का रिकॉर्डेड कोर्स है। तो ये 4 को मिला के एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, और सेपरेट भी है। तो इसमें क्या है कि पहले की लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, अब मैं दोबारा पूरा कोर्स को करूं, समय नहीं है इतना, और मैटर में क्या बदलाव आएगा। मैं मुझे अगर मान लीजिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ाना है तो अब 2 चीज नहीं जुड़ जाएगी, वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा। तो मैंने ये सोचा है कि जो रिकॉर्डेड पहले किया हुआ है वो तो आप उससे पढ़ो, बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे बताया हुआ है, बहुत सरल भाषा में बताता हूँ मैं। आप कभी कोई क्लास अगर ओपन है तो देखना उसमें,
कि कितनी सहजता के साथ, कितनी सरल तरीके से आप में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। तो वो कोशिश किए उनमें डिटेल से उन लेक्चर को आप लीजिए, और उसमें फिर मैं जूम पे बैठ के आपको कुछ या आंसर राइटिंग की कुछ बैठ के ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं, वो कहीं भी आप करते रहिए, उससे नहीं, लेकिन बैठ के कुछ आंसर्स को मैं मेरी मॉनिटरिंग में आपको इम्प्रूव करवाता हूँ। तो वीक में एक दिन बैठेंगे, तो ये चीज़ है। कुछ लेक्चर मैं और उसमें ऐड करने का सोचता हूँ, जैसे मुझे लगता है कि ये लेक्चर थोड़ा पुअर है, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगा। फिर जो है ना, डाउट सेशन और आंसर राइटिंग ये जूम पे करेंगे अपन। और इसको अगर आपको थोड़ा देखना है कि आप इसमें चाहते हो कि इससे जुड़े, आपको लगता है कि आपके लिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और पॉलिटी वाला पार्ट और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश वाला मैंने उसमें ऐड कर रखा है। हालांकि मेरी खुद की अंग्रेजी कमज़ोर है, ये तो कोई और सर है। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो हम जो ऐप है, जिस ऐप के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वो ऐप का नाम है CB कैंपस ऐप। ये इसके माध्यम, ये ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके भीतर ये कोर्स बने हुए, तो फिर हम आपसे संपर्क कर लेते हैं, मतलब उसके बाद में जब आप ले लेते हो, या मेरे नंबर, बिल्कुल इस संबंध में 2 चीज़ें हैं। अगर आप किसी तरह का कोई और डिटेल जानकारी चाहिए, तो फिर ये नंबर आप ले लीजिए ऑफिस का, 74129012902955, ये जो है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप अगर आपको लगता है, वैसे तो मैं सारी चीज़ें तो केवल टेक्स्ट मैसेज करेंगे मित्रों। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887898181, लेकिन केवल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। मैं खुद आपको बता दूंगा कि जब फ्री होऊंगा तो कॉल कर लूँगा, या मैं बता दूंगा कि आप इस समय बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से मैंने आज RS मुख्य परीक्षा पे चर्चा की। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम इंटरव्यू का चल रहा है, उस बीच में इसके लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। इंटरव्यू RS के भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी है, और इंटरव्यू का बहुत व्यापक प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश का। तो उसमें भी यही CB कैंपस ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है, लेकिन उसको आप, और बहुत सारे वीडियोज मेरे इस पे है, उस पे देखिए। RS पे जो बुक लिस्ट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 3 महीने के समय में आप बिल्कुल नया मैटर, जो पुरानी आपने किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी की, उसको जीरो कर दो। उसको रखो, उसके साथ साथ में फिर जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, जो आप नीचे वीडियो देखेंगे, तो उसमें उनके कुछ चीज़ें जोड़ो, और थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी को, मतलब थोड़ा अपने दिमाग को भी खुलने दो, और फिर उससे जो मिक्स रूप आएगा उससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से अब मुश्किल हो जाएगा, मैं भी मानता हूँ। क्योंकि जो चीज़ एक बार दिमाग में फिट बैठ गई है, उसको हटा के बिल्कुल पूरी मेहनत को दोबारा करोगे तो ये रिस्की हो सकता है। तो जो जहाँ से पड़ा हुआ है उसको साथ रखते हुए उसमें कुछ अच्छी वैल्यू एडिशन कीजिए, और उसमें कुछ डाइवर्सिटी लाइए उसमें। तो ये आप तैयारी करेंगे। मैंने बुक लिस्ट अच्छी सी पूरे सभी सेगमेंट्स की बताई है एक दूसरे वीडियो में, वो आप देखिए। एक मैंने कट ऑफ के संदर्भ में जो इसी तरह का आंसर राइटिंग था, उसको आप देखिए। और फिर हम लगातार देखता हूँ मैं, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी और IR, इस पे IR और एथिक्स पे थोड़ा आंसर राइटिंग पे उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा समय कम रहता है, अभी भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपको, तो इस समय 12:30 बज रही है रात की, क्योंकि समय नहीं मिलता। तो चलो कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।